So good morning everyone. Today we are going to start our first chapter of statistics, that is measures of central tendency. So first let's explain what's the name of the chapter. Measures of central tendency. So you know what is central tendency beta? Yes. प्लीज बताइए खुशी. Representative value of the series is known as central tendency. That's very good. Representative value of the series is called central tendency. अब central tendency नाम से क्या पता लगता है? Finding a central value of the series. अब ये सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या है? एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के निकालना जो आपकी सीरीज को क्या करे? रिप्रेजेंट करे. सेंट्रल वैल्यू का मतलब अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सीरीज, जो सारी की सारी सीरीज को क्या करे? रिप्रेजेंट करे. सो ऐसी सेंट्रल वैल्यू को ढूंढना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है. अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? सीरीज क्या होती है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? हाँ जी बताइए, सीरीज क्या होती है? सेट ऑफ डेटा. बिल्कुल सही, कि जब आप बहुत सारा डेटा लिख लेते हो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं. सो सेट ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज. अब आपके पास क्या है बेटा? एक ना मार्क्स की लिस्ट पड़ी है. ठीक है, कि पूरी की पूरी क्लास में सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स and I have the list of all the students of that particular class and the marks is of one subject. Suppose this is the list of marks of mathematics. तो अब बेटा मुझे इसके थ्रू, ये डेटा है, सीरीज है, इसमें से आप कुछ भी कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते जब तक कि तुम कोई ऐसी वैल्यू नहीं ढूंढते जो उस सीरीज को रिप्रेजेंट करे. फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या करोगे ऐसे केस में? आपको एक क्लास के मैथ्स के पेपर के मार्क्स दिए हुए हैं और आप कंक्लूजन निकालना चाहते हो. कैसे निकालोगे कंक्लूजन? मीन निकालकर हमारे पास एवरेज मार्क्स आ सकते हैं. हमारे पास एवरेज मार्क्स आ सकते हैं. अब उन एवरेज मार्क्स के बेसिस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. कैसे बेटा? अगर एवरेज मार्क्स बहुत कम है तो हम कहेंगे कि इस क्लास में तो मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, बच्चों को मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, सबके मार्क्स कम है, तो इसका मतलब दे रिक्वायर मोर प्रैक्टिस. और अगर उनकी एवरेज मार्क्स अच्छी होगी, सपोज उनकी एवरेज मार्क्स 80 है, 85 है, सो बट वी विल मेक अ कंक्लूजन कि जी इन बच्चों की मैथ्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इनको हल्का सा हम पॉलिश करेंगे तो दे विल गेट 100 आउट ऑफ 100. सो बेटा एक चीज ने आपको कंक्लूजन डिराइव करने में हेल्प किया ना, किसने? एवरेज मार्क्स ने. तो सेंट्रल टेंडेंसी का पर्पस ही यही है कि एक ऐसी वैल्यू उस सीरीज में से ढूंढ के निकालना जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन डिराइव कर सको, जो उस सीरीज को रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी. सो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है बेटा? दिस इज फाइंडिंग अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज. सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सीरीज. ऑल द items of the series are clustered around it. उसी के चारों तरफ क्या है? बिखरी हुई है. around it.
तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू। और सेंट्रल वैल्यू का अगर हम टेक्निकल नेम लें उसका नाम होता है एवरेज। सो सेंट्रल टेंडेंसी का पर्पस क्या होता है, टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज। और एवरेज क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें उस सीरीज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सारी की सारी आइटम्स उसके चारों तरफ क्लस्टर्ड होती है। उस एक आइटम से हम उस सीरीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एवरेज वैल्यू। इतनी सी बात बेटा समझ में आई सबको? बोलो बेटा। उदित समझ में आई बेटा? चलिए, सो बेटा सेंट्रल टेंडेंसी में हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मा ने ना कोई ऐसी मिक्स दाल रखी है जिसमें अलग अलग तरह की दालें डाली हुई हैं, अलग अलग तरह की पल्सेस हैं। आपको पता है कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है, और कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसको टाइम लगता है। नाउ इट्स अ मिक्स पल्सेस। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सी उस एक ऐसी कौन सी मैं दाल उठाऊं जिसके थ्रू मुझे पता लग जाए कि सारी की सारी दाल क्या है, बॉयल हो चुकी है। तो उसके लिए बेटा आप क्या निकालोगे, एक ऐसी पल्स निकालोगे जो एवरेज है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो टाइम लेती है वो भी बॉयल हो गई है और जो टाइम कम लेती है वो भी बॉयल हो गई है। दैट मीन्स देयर इज अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, सब अलग अलग तरह की है, सबके अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसी आइटम ढूंढ के लानी जिसमें उन सारी आइटम्स के फीचर्स हो, वो सबको रिप्रेजेंट कर पाए, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। जिससे एक से ही मुझे पूरी की पूरी पिक्चर समझ में आ जाए कि उसमें किस तरह की वैल्यू है, या मैं कंक्लूजन डिराइव कर पाऊँ कि वो बॉयल हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। दिस इज कॉल्ड एवरेज। एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बेटा, टूल्स and techniques of finding the average value of series। तो वो अलग अलग तरीके जिसके थ्रू हम उस सीरीज का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें, उसको हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसका काम क्या है, एवरेज फाइंड आउट करना। एवरेज क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट एग्जिबिट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज, जिसमें उस सीरीज के सारे गुण हैं, सारी की सारी आइटम्स उस सीरीज के चारों तरफ बिखरी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का काम क्या है, एवरेज फाइंड आउट करना, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना। बोलो बेटा समझ में आया एवरेज क्या होता है? हम क्लास का मॉनिटर ढूंढते हैं, तो क्लास का मॉनिटर ढूंढने का पर्पस क्या होता है, उस क्लास में से एक एवरेज पर्सन निकालना जिसकी सब बातें सुने, सब उसके बारे में जानते हो। अगर उन्हें टीचर को कुछ भी बताना है तो वो उस बच्चे के पास जाएंगे, वो बच्चा अपने आप क्या करेगा बेटा, टीचर तक आपकी बात पहुंचा देगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एवरेज कहेंगे। सो ये तो थी एवरेज के बारे में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज। एक एवरेज में, एक अच्छी एवरेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बताइए बेटा, आपके अकॉर्डिंगली क्या होने चाहिए?
ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होनी चाहिए। और बताइए बेटा, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। और लोएस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा डिफरेंस? जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसमें बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डिफरेंस की बात नहीं होता है, इसमें ये होता है कि जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी आइटम है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए एवरेज के ऊपर, कि अगर छोटी या बड़ी में कुछ भी चेंज आता है तो एवरेज में ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। और बताइए, मैथमेटिकल टर्म्स में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म्स में होना चाहिए। चलिए और बताइए, एनीथिंग एल्स? चलिए, ये था आपका, आपने अपने अपने पॉइंट्स बताए, कईयों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। सो नाउ विल राइट डाउन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो एवरेज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज। बेटा जब भी आप एवरेज सेलेक्ट करें तो उसमें हर एक आइटम को योगदान देना चाहिए, तभी वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बन पाएगी, अदरवाइज वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हम लोग करते क्या हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं ना, कि जो हमारी बातों को गवर्नमेंट तक बता पाए, हमें रिप्रेजेंट कर पाए, हमारी प्रॉब्लम्स को बता के उनका सल्यूशन फाइंड आउट कर सके, तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना होता है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि हर एक कोई पर्सन जाके वोट करे, तब जाके आप अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर पाओगे। अब आप मूवीज में देखते हो ना, गुंडा राज होता है, उसमें क्या होता है, वो लोगों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते और खुद ही जाके वोट करके क्या करते हैं, अपना नेता चुन लेते हैं। अब क्या वो रिप्रेजेंटेटिव होगा कि नहीं होगा, बताइए, बोलो। अगर कुछ लोग खुद ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे, बाकी सबको राइट नहीं देंगे, तो क्या वो सीरीज को ट्रूली रिप्रेजेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको अपना ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव चुनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग उसके अंदर क्या करें, पार्टिसिपेट करें। सो इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शुड बी कि एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, कि एवरेज सेलेक्ट करते वक्त हर एक आइटम को कंसिडर कीजिए, हर एक आइटम योगदान दे, तभी आपकी एवरेज जो होगी वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होगी। दिस इज योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आता है बेटा, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। हाँ जी बताइए, रिजिडली डिफाइंड क्या होता है? Yes please, what do you mean by rigidly defined? Exact value. Exact Value. नहीं बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, कि एवरेज जो भी आप सेलेक्ट करो इट शुड बी यूनिक। यानी कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो तो बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने दो को रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया कि ये जी दोनों एवरेज मुझे क्या है, रिप्रेजेंट करेंगी पूरी सीरीज को। आपको तो एक ही मॉनिटर चाहिए ना, दो मॉनिटर से तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको नेता भी एक ही चाहिए, दो नेता नहीं चाहिए। अगर दो होंगे तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। सो इसीलिए बेटा रिजिडली डिफाइंड का मतलब एक ही एवरेज चुननी है, एक से ज़्यादा एवरेज नहीं चुननी है। रिजिडली डिफाइंड का मतलब इट शुड बी यूनिकली डिफाइंड, कि जब भी आप एवरेज निकालो तो एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिजिडली डिफाइंड। बताइए रिजिडली डिफाइंड समझ में आया कि नहीं आया बेटा?
Yes, ma'am. बेटा कई बार होता है ना कि जैसे हमने एक से ज्यादा लोग चुन लिए, तो फिर आपको कहा जाएगा नहीं दोनों में से एक ही चुनो, दो एवरेज कभी भी नहीं हो सकती, आपको एक ही चुनना है, तो फिर उसमें से भी आपको एक ही चुनना होगा. सो एवरेज शुड बी यूनिकली डिफाइंड, इट शुड हैव ओनली वन वैल्यू. कभी भी दो वैल्यूज वाली एवरेज सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि उसमें कन्फ्लिक्ट आता ही आता है और वो सीरीज को बेटर वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी. सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, दैट मीन्स इट शुड हैव अ यूनिक वैल्यू. सो पहले हमने पढ़ा रिजिडली डिफाइंड, सेकेंड इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज. नाउ थर्ड वन इज इट शुड बी लीस्ट affected by extreme items. Least affected by extreme items. इसके बारे में बेटा किसी को पता है? What do you mean by least affected by extreme items? Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए. उनसे एवरेज को ज़्यादा करना पड़े. बिल्कुल बेटा, एक्सट्रीम आइटम्स होती हैं सबसे छोटी आइटम, सबसे बड़ी आइटम, यानी कि रेंज आइटम्स को हम एक्सट्रीम आइटम्स कहते हैं. और रेंज में क्या आती है? सबसे स्मॉलेस्ट आइटम और सबसे लार्जेस्ट आइटम. तो उसका कहना ये है कि एवरेज पे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आइटम का असर कम से कम होना चाहिए. अब मुझे आप लोग ये बताओ कि असर पड़ता कैसे है? एनीवन कैन से कि असर पड़ता कैसे है? Yes, ma'am. Average is the representative value of whole series. So if there are values which are very extreme, that will affect the whole representative value. एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो बेटा? Yes, ma'am. If we are taking the average of marks of a class, if almost all students are scoring in the mean value, and some students, only few students are scoring near 100, so it will affect the whole representative value. चल बिल्कुल सही. हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. सपोज आपके पास बेटा 5 बच्चों के मार्क्स हैं. एक के आए 60, एक के आए 72, एक के आए 48, एक के आए 84 सपोज, और एक के आ गए 86. बेटा इसका एवरेज क्या होगा बताइए मुझे? क्या आया एवरेज? 70 आया, बोलो. ठीक है, 70 आया. अब मुझे पता लगा कि जी एक बच्चा था, उसके मार्क्स में रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैंने क्या किया? 60, 72, 48, 84, 86 और सपोज उसके मार्क्स क्या थे? 22 थे. अब बेटा क्या आ गया? 372. 372 अपॉन 6 किया तो क्या आ गया? 62. देखो एवरेज गिर गई ना आपकी. एक आइटम की वजह से आपकी एवरेज गिर के 70 से 62 हो गई. अब इसमें सबसे लीस्ट आइटम कौन सी थी? 48. और सबसे हाईएस्ट आइटम क्या थी? 86. इसमें क्या हुआ? हाईएस्ट तो 86 थी, लेकिन लीस्ट आइटम क्या हो गई? 22. अब आपकी लीस्ट आइटम में चेंज आने की वजह से आपकी एवरेज क्या है? गिर गई. अब सपोज इसी में मैंने कर दिया कि ये 60 था, ये 70 था, इसके मार्क्स मैंने गलती से 48 लिख दिए, जबकि इसके मार्क्स क्या थे? 28 थे. अब देखो 84, 86 क्या आया बेटा? क्या आ गया? 66. तो भी एवरेज गिर गई ना. तो ये होता है इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स. देखो आप इसके इम्पैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन वो कहता है कि इम्पैक्ट कम से कम होना चाहिए. यानी कि अगर मेरी एवरेज 70 आ रही है तो इनकी भी एवरेज अप्रॉक्सीमेट टू 70 आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि इफ़ेक्ट कम से कम है.
लेकिन यहाँ पे गिर के क्या हो गई 62 हो गई, यहाँ पे गिर के क्या हो गई 66 हो गई। सो दिस इज अफेक्ट ज़्यादा है। तो वो कहता है कि एवरेज वो अच्छी है जिस पे एक्सट्रीम आइटम्स का असर कम से कम पड़ता है। क्लियर बेटा, समझ में आया? ये बहुत ज़रूरी है बेटा जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो इसलिए इसके बारे में क्लैरिटी आपके माइंड में होनी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। सो पहले हमने पढ़ा रिजिडली डिफाइंड, सेकेंड हमने पढ़ा बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, एंड थर्ड हमने पढ़ा लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। उसी तरह नेक्स्ट आता है बेटा लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। Now you know what do you mean by sampling fluctuations? क्या होती है बेटा सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस? हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, कोई मिस्टेक्स हो जाती है अगर। बिल्कुल, सैंपल्स क्या होते हैं बेटा? हम एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में जो हम कुछ लोग वैल्यूज लेगा एवरेज निकालने के लिए। बिल्कुल, अब देखो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर सारी बॉडी में ब्लड एक जैसा ही है, ठीक है। आप जब भी कोई ब्लड टेस्ट कराते हो तो आप क्या लेते हो, ब्लड का सैंपल लेते हो। बेटा वो सैंपल आप चाहे अपनी फिंगर की टिप से लो या आप अपनी किसी भी नर्व से लो, उसके रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए ना, कहीं से भी लो। अब आप कहो जी मैंने नर्व से इंजेक्शन लिया था, सैंपल दिया था, उसमें शुगर लेवल ज़्यादा आया, और मैंने फिंगर से टिप से लिया था, उसमें शुगर लेवल कम आया। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारे ब्लड में होमोजेनिटी है, पूरी बॉडी में सेम ब्लड क्या है, फ्लो कर रहा है। अब बेटा सीरीज में जो आइटम्स हैं वो अलग अलग हैं, आपने उसमें से सैंपल उठाया। सपोज मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, मैंने उस 100 स्टूडेंट्स में से फर्स्ट कोई भी रैंडमली 10 स्टूडेंट्स उठाए, उसका सैंपल लिया, उसके एवरेज मार्क्स निकाले। अब सपोज जो मेरा सैंपल 1 था उसके जो रिजल्ट्स आए एवरेज के मार्क्स के, वो सपोज क्या आए 68 आए। अब मैंने क्या किया, अगेन सेकंड सैंपल उठाया, उसमें फिर से कोई 10 स्टूडेंट्स उठाए, उसकी एवरेज मार्क्स निकाली, सपोज उसका रिजल्ट्स का एवरेज आया 67। तीसरा मैंने सैंपल उठाया, उसके फिर से 10 स्टूडेंट्स लिए, उसके रिजल्ट्स का एवरेज निकाला, दैट इज 67.5। तो बेटा हर रिजल्ट्स के सैंपल अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के इक्वली है ना, तो उसमें हम कहेंगे कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन कम से कम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक के रिजल्ट आ रहे हैं एवरेज 72, दूसरे के एवरेज रिजल्ट आ रही है 48, तीसरे के एवरेज रिजल्ट आ रहे हैं 62, तो बेटा इनके रिजल्ट्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है ना, तो हम कहेंगे कि ये अच्छी एवरेज नहीं है। जब मैं एक ही पॉपुलेशन में से मल्टीपल सैंपल्स ले रही हूँ, उसके रिजल्ट्स अप्रॉक्सीमेट होने चाहिए, सैम्पलिंग का असर कम से कम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। प्लीज बताइए सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो? पर अगर हमने जैसे सपोज सैंपल 2 में हमने जो 10 बच्चे लिए उनके मार्क्स हैं ही कम, तो वो तो फर्क तो फिर ज्यादा आएगा। आएगा ही आएगा बेटा, यही तो प्रॉब्लम है ना। फिर उसके लिए आपको जो सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत ध्यान से लेनी है, यही बताने के लिए बताया गया है। ऑफ कोर्स ये फर्क तो आएगा। सपोज मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अलग अलग है, किसी के कम है किसी के ज़्यादा है। सैंपल 1 में मैंने क्या कर दिया, जब सैंपल लिया तो सारे ही हाईएस्ट मार्क्स वाले आ गए, तो बेटा उसका एवरेज क्या है, बढ़ जाएगा।
सैंपल 2 में मैंने क्या कर लिया, सारे लोएस्ट मार्क्स वाले उठा लिए गलती से, तो उसका एवरेज क्या होगा, कम होगा। तो वो कहता है कि आपने जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है वो बिल्कुल सही यूज करनी है, ताकि उसमें जो मिक्स आए वो प्रॉपर आए। तो इसीलिए एवरेज ऐसी होनी चाहिए जिसपे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का असर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स को रैंडमली उठा रहे हैं। रैंडमली का मतलब आंख बंद करके उठा रहे हैं, हमारी कोई बायसनेस नहीं है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने इंटेलिजेंट वाला लेना है कि एवरेज वाला लेना है। तो वो कहता है कि जब मैं रैंडमली उठा रही हूँ, ऐसे ही पिक कर रही हूँ, तो फिर रिजल्ट्स भी अप्रॉक्सीमेट आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे, इसका मतलब उस पे सैंपल के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो अच्छी एवरेज वो है जिसपे सैंपल के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, कि जो हम अलग अलग सैंपल ले रहे हैं उसमें जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसका इम्पैक्ट कम से कम पड़ना चाहिए। तो आपने एवरेज भी उस अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करनी होती है और टेक्निक भी उसके अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करनी होती है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? ठीक है। पहला रिजिडली डिफाइंड यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड, आपका बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, हर एक सीरीज की आइटम को लेके साथ में लेके आपको एवरेज निकालनी है। थर्ड, लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आइटम का असर कम से कम पड़ना चाहिए। एंड फोर्थ, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अलग अलग जो आप सैंपल्स ले रहे हो उसका इफेक्ट भी कम से कम पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, कि एवरेज ऐसी हो जो फर्दर ट्रीटमेंट में, फर्दर एनालिसिस में भी काम आए। कि आपने एवरेज निकाल ली, उसके बाद बेटा आप डिस्पर्शन निकाल रहे हो, कोरिलेशन निकाल रहे हो, रिग्रेशन निकाल रहे हो, इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, तो एवरेज ऐसी लो जो आगे भी पार्टिसिपेट करे, सिर्फ यहीं पे दम ना तोड़ दे। सो एवरेज वो अच्छी है जो आगे फर्दर एनालिसिस में भी हेल्पफुल हो, कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। उसके बाद बेटा ये सिंपल वन आ जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए एंड सिंपल टू कैलकुलेट होना चाहिए। जो एवरेज है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए और इजीली आप उसे क्या है कैलकुलेट कर पाओ। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। तो हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहला रिजिडली डिफाइंड, सेकेंड बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, थर्ड हमने पढ़ा लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, फोर्थ हमने पढ़ा लेस अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, फिफ्थ हमने पढ़ा कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, कि फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो। देन बेटा सिक्स्थ आया सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट, जैसे मर्जी बोल लो, कि समझने में भी आसान हो और कैलकुलेट करने में भी आसान हो। ये आपकी क्या आई प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। सो ये हमने पढ़ा कि एवरेज होती क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और एवरेज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे